दोस्तों, आज की हमारी कहानी खुशबू और अमन के नाम। अपने एहसासों को समझना अमन को बहुत मुश्किल लग रहा था। काफ़ी समय बीत चुका था और वो अभी तक आंगन में इधर उधर टहल रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आने वाले समय के डर से उसकी हथेलियां पसीजने लगी थीं। उसने एक नज़र अपने छोटे से घर पर डाली। घर में इस समय जो थोड़े से मेहमान थे, उनमें से कुछ तो अपने घर वापस जा चुके थे और जो दो चार बचे थे उन्हें कहीं बरामदे में सुला दिया गया था, तो किसी के लिए छत पर बिस्तर लगा दिए गए थे। इस समय पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। अमन को अपनी माँ की कही हुई बात याद आने लगी कि खुशबू अभी बहुत कम उम्र है, वो छोटी बच्ची है, तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। वो तुम्हारी कोई भी बात समझने की स्थिति में नहीं है और वैसे भी उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। ये बात उन्होंने नज़र झुकाकर थोड़ा झिझकते हुए कही थी और अमन अपनी माँ की बात का मतलब समझ गया था। अमन ने अपनी माँ पर एक सख्त नज़र डाली। वो 30 साल का हो चुका था और अब जाकर उसकी माँ ने उसकी शादी की थी, लेकिन इस हिदायत के साथ कि वो अपनी दुल्हन से दूर रहेगा, क्योंकि उसकी दुल्हन का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। वो अपने पति को कोई नुकसान पहुंचा सकती थी। अमन ये सब कुछ जानता था, लेकिन इसके बावजूद उसने शादी के लिए हामी भर दी थी, क्योंकि उसकी अपनी कुछ मजबूरी थी और कुछ वो खुशबू की खूबसूरती और सुंदरता से भी प्रभावित हो गया था। बार बार उसका प्यारा चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। हालांकि खुशबू उससे बहुत छोटी थी, वो केवल 15 साल की थी, लेकिन अपने विकास के कारण वो अपनी उम्र से काफ़ी बड़ी नजर आती थी। तभी अमन को सुस्मिता जी की आवाज़ सुनाई दी। तुम अभी तक यहीं हो बेटा? अभी तक अपने कमरे में नहीं गए? खुशबू से तुम्हारी कोई नाराज़गी वाली बात तो नहीं हुई? उनके लहजे में चिंता घुली हुई थी। अमन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी अभी तक खुशबू से बात ही नहीं हुई है और ना ही मैं अभी तक कमरे में गया हूँ। दरअसल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आंगन में टहल रहा था। अब मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, आप भी जाकर सो जाएं। अजरा बेगम फिर चुपचाप अपने कमरे में वापस चली गईं। जब अमन कमरे में आया तो कमरे की हालत देखकर उसे झटका लगा। फूलों की सेज जो उसके दोस्तों ने जबरदस्ती सजा दी थी, अब उसके फूल इधर उधर बिखरे पड़े थे। बिस्तर की चादर भी सिकुड़ी पड़ी थी और उसकी नई नवेली दुल्हन भी तिरछी होकर सो रही थी। इस बेपरवाह अंदाज में वो अमन का दिल धड़का गई थी। अमन ने बड़ी मुश्किल से उसके सम्मोहक अस्तित्व से नजरें चुराने में कामयाबी हासिल की थी। कमरे में आने के बाद उसने अलमारी से अपने कपड़े निकाले। आज उसका सादा सा कमरा उसकी बीवी के दहेज से सजा हुआ था। उसकी कीमती चीज़ों ने इस कमरे को देखने लायक बना दिया था और वो खुद भी देखने लायक ही थी, लेकिन अपनी मानसिक हालत की वजह से वो अपने करीबी लोगों के लिए जैसे एक इम्तिहान बन गई थी। अमन ने कपड़े बदलने के बाद जब बिस्तर पर कदम रखा तो वो अभी तक वैसी ही सो रही थी। अमन ने उसके कंधे पर हाथ रखना चाहा, लेकिन उसे उठाने में झिझक रहा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे और अभी तक दोनों में कोई बातचीत भी नहीं हुई थी। खुशबू को जगाना भी जरूरी था। जब उसने दूसरी या तीसरी बार उसके कंधे को जोर से हिलाया तो खुशबू की आंखें खुल गईं। अब वो बुरी तरह चिल्लाने लगी थी। अमन को अपने सामने देखकर डर गई और अचानक अपनी जगह से उठकर बाहर भागने लगी। अमन ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा, तुम कहाँ जा रही हो? वो अपनी आंखों में डर लेकर अमन को देखने लगी, जैसे उसने अमन के चेहरे की जगह कोई डरावनी चीज देख ली हो। उसकी बेबसी देखकर अमन के होंठों पर एक मुस्कान आ गई थी। उसने कहा, देखो मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम जानती हो ना कि आज हमारी शादी हुई है। तुम्हें सिर से पांव तक मेरे लिए ही तो सजाया गया है, ताकि मैं तुम्हारी तारीफ करूं, तुम्हें सराहूं, तुमसे प्यार करूं। आखिरी बात कहते हुए उसका लहजा गंभीर हो गया था। वो खुशबू की तरफ झुका और उसके चेहरे पर अपने प्यार का निशान छोड़ दिया, मगर अगला पल उसके लिए बहुत ही तकलीफ दे था। खुशबू बुरी तरह चिल्लाने लगी और उसे अपने नाखूनों से नोचने खसोटने लगी। अमन ने बड़ी मुश्किल से उसके दोनों हाथों को काबू में किया और कहा, तुम कहीं पागल वागल तो नहीं हो? ये क्या कर रही हो? जानती हो मैं तुम्हारा पति हूँ। तब वो और भी जोर जोर से चिल्लाने लगी और बोली, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे मारने के लिए यहाँ आए हो। तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर खुशबू ने फिर से उस पर हमला कर दिया। अमन ने मुश्किल से उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाया। शोर की आवाज़ सुनकर सुस्मिता जी भी कमरे से बाहर आ गईं। अब वो दरवाजे पर लगातार दस्तक दे रही थीं। अमन ने जब गुस्से से दरवाज़ा खोला तो अपनी माँ से कहा, ये क्या अजूबा उठाकर ले आई हैं आप मेरे लिए?
आपने कहा था कि इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, मगर आपने ये नहीं कहा कि ये लड़की पूरी तरह पागल है। और ये पागल लड़की आपने मेरे सिर पर बांधी। मुझे बताएं, अब मैं इसके साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजारूंगा। अमन को इस तरह गरजते हुए देखकर जहां अजरा बेगम खामोश हो गई थीं, वहीं खुशबू भी बुरी तरह से सहम गई थी। अब वो डरी हुई नजरों से अमन की तरफ देखने लगी। अमन गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया था। अगले दिन सुस्मिता जी के उठाने पर उसकी आंख खुली। उन्होंने उसके सामने नाश्ता रखा, लेकिन इस समय घर में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसका मतलब था कि घर के जो मेहमान थे वे अपने घरों को जा चुके थे और छोटे भाई बहन अपने स्कूल पहुंच चुके थे। अमन को चुपचाप नाश्ता करते देख सुस्मिता जी उससे कहने लगी, तुम जानते हो कि ये शादी किन हालात में हुई है, और तुम भी तो खुशबू के बारे में अच्छी तरह जानते थे। मैंने तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाई थी, और अब तुम्हारी ये नाराजगी मेरी समझ से बाहर है। अमन ने झटके से सिर उठाकर उन्हें देखा और कुछ कहते कहते रुक गया। वो एक 30 साल का जवान आदमी था, जिसके दिल में भावनाओं का तूफान उठ रहा था, और उसकी बीवी ऐसी थी जो उसके पास आने पर चिल्लाने लगती थी। ऐसे में उसकी मानसिक स्थिति को समझना कोई मुश्किल काम नहीं था, और सुस्मिता जी भी उसके हालात को अच्छी तरह समझने लगी थीं। तभी उन्होंने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, देखो मेरी बात सुनो, सिर्फ 3 साल की ही तो बात है। 3 साल के बाद ये सारी दौलत और जायदाद तुम्हारी बीवी के नाम हो जाएगी, और फिर तुम चाहो तो दूसरी शादी कर लेना, चाहे तो इसका अच्छे से इलाज करवा लेना। हो सकता है कि ये ठीक हो जाए, क्योंकि उसकी चाची ने कहा था इलाज और प्यार मोहब्बत से खुशबू ठीक हो सकती है, मगर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसके साथ अपना दिमाग खपा सकें। हमारी अपनी भी जिम्मेदारियां हैं, अपने बच्चे हैं, ऐसे में हम उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। अमन ये सुनकर चुपचाप सिर झुका गया और कहने लगा, इस लड़की का ठीक होना तो बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है माँ, मैंने गलत फैसला किया है। महज रुपये पैसे के लालच में आकर एक तो अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी कर ली, और ऊपर से लड़की है भी पागल। अम्मी, आप मुझे बताएं कि क्या ऐसी लड़की के साथ जिंदगी बिताना आसान काम है। इस बार सुस्मिता जी ने अपना सिर पीट लिया था कि सिर्फ 3 साल की ही तो बात है। उसके बाद सारी जायदाद खुशबू के हिस्से में आ जाएगी, और तुम उससे सारी दौलत और जायदाद अपने नाम करवा लेना। और वैसे भी खुशबू का तुम्हारे अलावा कौन है। उसके चाचा चाची ने तो उससे नाता तोड़ लिया है, और उसके पापा की वसीयत के मुताबिक 3 साल के बाद वो सारी जायदाद की मालिक हो जाएगी। कोई उससे जायदाद छीन नहीं सकता, और ना ही कोई उस पर दावा कर सकता है। ऐसे में तुम ही उसके सरपरस्त होगे, और हर एक चीज के मालिक भी तुम ही होगे। इस बार अजरा बेगम की बात अमन के दिमाग में बैठ गई थी। तभी वो उसे रहस्य में समझाने लगी कि तुम्हें खुशबू के साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। जहाँ तक हो सके उसका ख्याल रखने की कोशिश करो। हो सकता है कि वो बेहतर हो जाए। इस बार अमन माँ की बात सुनकर सिर झुका गया और दिल ही दिल में कुछ सोचने पर मजबूर हो गया। चाचा चाची भी 1-2 बार उसे मिलने के लिए आए थे। उसे इस घर में संतुष्ट देखकर वो भी यूं सुकून से वापस लौट गए, जैसे उनके सिर से कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। ये बात सच भी थी। खुशबू अपने चाचा चाची के घर की तुलना में यहाँ ज्यादा खुश थी। हालांकि उसके चाचा चाची का घर बहुत बड़ा था। वो घर 5 कनाल के रकबे पर फैला हुआ था। घर में बहुत सारे लोग थे और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी खुशबू उस घर में खुश नहीं थी, क्योंकि चाचा चाची के बच्चे और अक्सर नौकर उसे तंग करते, उसे चिढ़ाते, जिसके कारण वो चीखने चिल्लाने लगती थी, बर्तन तोड़ने फोड़ने लगती। कितने ही कीमती डेकोरेशन पीस खुशबू के गुस्से की नजर हो गए थे, और तब उसकी चाची गुस्से से भुन जाती और बिना सोचे समझे उसके चेहरे पर एक थप्पड़ रसीद कर देती। खुशबू को अपनी चाची से बहुत मार पड़ती थी। वो जरा जरा सी बात पर जाहिल औरतों की तरह उसे कोसने और बद्दुआएं देने लगती थीं, उसे मारने पीटने लगती। खुशबू किसी अजाब की तरह उनके सिर पर सवार हो गई थी। कुछ साल पहले वो अपने पति के साथ उस घर में खुशहाल जिंदगी बिता रही थीं। उनकी जिंदगी में भूचाल तब आया जब उनके सिर पर खुशबू की जिम्मेदारी आन पड़ी थी। खुशबू उनके जेठ की बेटी थी। उनके जेठ और जेठानी एक दिन रोड एक्सीडेंट में मर गए थे। खुशबू उनकी इकलौती बेटी थी जो बहुत मन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुई थी, मगर खुशबू की मानसिक बढ़ोतरी आम बच्चों की तुलना में कम हो रही थी। वो अपनी उम्र के बच्चों से बहुत पीछे थी, मगर डॉक्टर्स ने उन्हें इस बात का यकीन दिलाया था कि धीरे धीरे आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। अच्छा इलाज, अच्छा माहौल, प्यार और ध्यान से खुशबू सामान्य लोगों की तरह जिंदगी जीने के काबिल हो सकती है।
उसके माँ बाप ने इलाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वो उसका हर मुमकिन ख्याल रखते थे। मगर जब वो इस दुनिया से चले गए तो ये सदमा खुशबू के लिए बहुत बड़ा था। वो इस सदमे को झेल नहीं पाई थी। उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और कितने वक्त तक वो सन्नाटे की हालत में रही थी। सब उससे पुकारने की कोशिश करते, मगर वो न किसी की बात का जवाब देती और न ही खुद से किसी से बात करती थी। जब उसका सन्नाटा टूटा तो वो बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगी थी और फिर उसकी जिम्मेदारी उसके चाचा चाची पर आ गई थी। उसके चाचा संतोष मिश्रा अपने कारोबार में बिजी रहते थे। वैसे भी वो घरेलू मामलों से दूर ही रहते थे। उन्हें नहीं पता कि खुशबू के साथ उनकी पत्नी कैसा सलूक करती है। खुशबू का इलाज उसी दिन रुक गया था जब उसके माँ बाप का देहांत हुआ था और उसकी हालत फिर से बिगड़ने लगी थी। अब तो उसे दौरे पड़ने लगे थे। वो चीखने चिल्लाने लगी थी। दिन ब दिन उसकी मानसिक हालत बिगड़ती जा रही थी। ऐसे में चाची उसे बहुत बुरी तरह से मारती थी। उन्होंने खुशबू को पूरे खानदान में पागल मशहूर कर दिया था। धीरे धीरे खुशबू ने अपनी हरकतों से ये साबित कर दिया कि वाकई वो एक पागल लड़की है। उसके साथ जिंदगी गुजारना आसान काम नहीं है। चाची को इस बात का भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि चाचा की प्राकृतिक मोहब्बत अंगड़ाई लेकर जाग उठे और अपने बेटे की जायदाद भी कहीं खुशबू के नाम न कर दें। ऐसे तो उनके बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो खुशबू से छुटकारा पाने के मंसूबे बनाने लगी थीं। ऐसे में उनके दिमाग में एक रिश्तेदार औरत ने यह ख्याल डाल दिया कि इसकी शादी कर दो। तब उसकी चाची हंसते हुए कहने लगी कि इस पागल लड़की से कौन शादी करेगा। रिश्तेदार औरत कहने लगी कोई ना कोई कर ही लेगा। वैसे भी इस लड़की की अच्छी खासी जायदाद है। जायदाद के लालच में आकर ही कोई इसे अपना लेगा। ये बात उसकी चाची के दिल को लगी थी और फिर उन्होंने आसपास नज़र दौड़ानी शुरू कर दी कि वो खुशबू से कैसे छुटकारा पाएं। आखिर ऐसा कौन शख्स हो सकता है जो खुशबू से शादी कर ले। तभी उनकी नज़र सुस्मिता जी पर पड़ी, जो कि उनके पति के खानदान की ही थी, मगर वो बहुत गरीब औरत थी। अपनी ज़िंदगी और घरेलू हालात से तंग नज़र आती थीं। तब उन्होंने सुस्मिता जी के दिल में ये लालच पैदा कर दिया कि अगर वो खुशबू की शादी अपने बेटे के साथ कर दे तो खुशबू के बालिग होते ही उन्हें उसकी सारी जायदाद मिल सकती है। खुशबू की चाची यानी आराधना को वैसे भी किसी चीज़ का कोई लालच नहीं था। उनके पास भगवान का दिया बहुत कुछ था। वो अपने दहेज में भी लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी लेकर आई थी और उनके पति के पास भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वो बस खुशबू से छुटकारा पाना चाहती थी। ऐसे में अगर उन्हें खुद से भी खर्च करना पड़ता तो वो उससे भी परहेज नहीं करती। खुशबू की वजह से उनका मानसिक सुकून तबाह और बर्बाद हो चुका था। सुस्मिता जी के दिल में ये लालच पैदा हो गया था और उन्होंने सोच लिया कि आज अमन के घर आते ही वो उसके साथ इस विषय पर बात करेंगी। वो भी अपने घरेलू हालात से बहुत तंग थीं, अपनी ज़िंदगी बदलना चाहती थीं। अमन का हाल भी उनसे अलग नहीं था। वो भी इस कड़ी मेहनत भरी ज़िंदगी से थक चुका था। वो भी चाहता था उसकी ज़िंदगी में आसानी हो, तो वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करता था, मगर उसे इस काम में कोई सफलता नहीं मिली थी। वो सुबह से लेकर दोपहर तक प्राइवेट स्कूल में टीचर की जिम्मेदारियां निभा रहा था और फिर शाम को एक अकादमी में भी पढ़ाता था। आज भी वो इतनी मेहनत मशक्क़त करने के बाद जब घर वापस आया तो खाने में आलू की सब्जी देखकर उसने मुंह बना लिया। ये क्या मम्मी, कभी तो कुछ अच्छा बना लिया करो। सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता हूँ मगर फिर भी अच्छा खाना नसीब नहीं हुआ। ये बात सुनकर सुस्मिता जी कहने लगीं, फिक्र मत करो, अब हमारी सारी परेशानियों का अंत होने वाला है। ये बात सुनकर अमन चौंक उठा और कहने लगा, क्या मतलब, क्या कहना चाहती हैं आप? तब सुस्मिता जी ने उसे सारी बात बताई और वो सुनकर एक पल के लिए चुप हो गया। फिर कहने लगा, मम्मी ये कैसा फैसला है, ये इतना आसान नहीं है। वो लड़की पागल है और पागल इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती है। सुस्मिता जी कहने लगीं कि वो पैदाइशी पागल नहीं है, पहले वो ठीक थी, उसका इलाज भी करवाया जा रहा था और अगर उसका दोबारा से इलाज शुरू कर दिया जाए, उसे प्यार और मोहब्बत दी जाए तो वो लड़की ठीक हो सकती है। उनकी बात सुनकर अमन सोच में पड़ गया था। जो भी था, 3 साल के बाद सारी संपत्ति उसके हाथ में आने वाली थी और उसे इस मेहनत भरी जिंदगी से छुटकारा मिल जाने वाला था। लेकिन ये 3 साल बिताना इतना आसान काम नहीं था। जितना वो सोचता जा रहा था उतना ही उलझता जा रहा था। अगले दिन उसने खुशबू को देखने की इच्छा जताई। जब वे लोग खुशबू को देखने के लिए उसके घर गए तो अमन उसकी खूबसूरती देखकर घायल हो गया। वो उनके सामने आकर चुपचाप बैठ गई और उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो लड़की पागल थी। उसी समय अमन ने उसे देखकर उसके साथ शादी करने का फैसला कर लिया था।
लेकिन जब अपने जायज रिश्ते के बावजूद उसे उसका हक नहीं मिला तो वो गुस्से से झल्ला गया था। शादी करने से उसकी ज़िंदगी में एक तो आसानी आई थी कि उसे ससुराल वालों की तरफ से गाड़ी मिल गई थी और खुशबू के चाचा ने उसे अपने साथ ऑफिस में नौकरी पर भी रख लिया था। अब उसे पहले की तरह इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी और न ही सारा दिन धूप और सर्दी सहनी पड़ती थी। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एक अधूरापन था, एक आग थी जो उसके पूरे अस्तित्व को जला रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे उसका वजूद अभी अधूरा है, जैसे उसकी जात अभी पूरी नहीं हुई है। अब जब उसकी ज़िंदगी में बस आसानी ही आसानी थी तो उसे अपना आप किसी बाजार में बेची गई चीज़ों जैसा लगने लगा था। उसने ये सहूलतें हासिल करने के लिए खुद को बेच दिया था, एक पागल लड़की के हवाले कर दिया था जिसका न केवल मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था बल्कि वो उम्र में भी बहुत छोटी थी। वो उसके जज्बातों को समझ नहीं सकती थी और ना ही उसकी भावनाओं की ज़रूरतों को तृप्ति कर सकती थी। आज जब वो कमरे में आया तो वो सामने ही बिस्तर पर बैठी हुई थी और उस वक्त वो पूरी तरह बिना दुपट्टे के थी। आधी तिरछी होकर लेटी हुई वो अमन की सहनशीलता की परीक्षा ले रही थी। अमन ने बड़ी मुश्किल से उसकी ओर से अपनी नजरें हटाईं और ऑफिस से लाई हुई फाइल खोलकर देखने लगा। तभी खुशबू उसकी तरफ ध्यान देने लगी। अब धीरे धीरे उसकी अमन के साथ दोस्ती हो रही थी। वो न केवल उससे बात करने लगी थी बल्कि अब अक्सर उससे छोटी छोटी फरमाइशें भी करने लगी थी। ऐसे में वो किसी बच्ची जैसी लगती थी। इस वक्त भी वो अमन के कंधे के साथ झूलते हुए आइसक्रीम खाने की फरमाइश करने लगी। अमन ने ऊब कर उसकी तरफ देखा। उसके वजूद की गर्मी अमन को पिघलाने का कारण बन रही थी और वो उसकी भावनाओं से बेखबर अपनी ही रट लगाए जा रही थी। ऐसे में अमन ने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की थी लेकिन फिर भी वो खुद पर काबू नहीं रख पाया और उसने एक शरारती कदम उठा लिया। अमन की ऐसी शरारत पर खुशबू बुरी तरह सहमकर पीछे हटी थी। उसका ये रूप अमन को पागल कर रहा था। अब वो खुद पर नियंत्रण पूरी तरह खो चुका था। उसने एक झटके में उसे अपनी तरफ खींचा था। कुछ भी था, वो अमन की पत्नी थी और उससे दूर रहना अब अमन के बस की बात नहीं थी। उसने खुशबू को खींचकर अपने सीने से भींच लिया था और इससे पहले कि वो खुशबू के होठों पर अपने प्यार की मोहर लगाता वो बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगी। अमन ने उसकी आवाज़ रोकने के लिए उसके मुंह पर हाथ रख लिया लेकिन उसने अमन को बुरी तरह काट लिया। अमन दर्द से बुदबुदाकर पीछे हट गया। तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगी। अमन ने दरवाज़ा खोला तो बाहर सुस्मिता जी थीं। वे व्याकुल अंदाज में पूछने लगी, क्या बात है खुशबू, क्यों चिल्ला रही हो? अमन ने उन्हें गुस्से से देखा। अब उन्हें क्या बताता कि क्या हुआ है। सुस्मिता जी भी जैसे कुछ समझ गई थीं। कहने लगी, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि वो अभी ना समझ है। अगर तुम प्यार से उसे समझाओगे तो वो समझ जाएगी। लेकिन अमन ने इस बारे में उनसे कोई भी बात नहीं की। वो इतना गुस्से में था कि अपनी माँ से भी कोई बात करना नहीं चाहता था। फिर वो दूसरे कमरे में जाकर लेट गया। अगले कुछ दिनों तक ना तो अमन ने उनसे बात की और ना ही फिर वो अपने कमरे में गया। खुशबू को इस घर में आए हुए अब 2 साल का समय बीत चुका था। वो इस माहौल में, इस घर में एडजस्ट हो गई थी और सबके साथ अच्छे से रहने लगी थी। अब तो उसके घर के छोटे मोटे काम भी करने शुरू कर दिए थे। ऐसे में उसे देखकर बिल्कुल भी मालूम नहीं होता था कि वो एक असामान्य लड़की है। तब उसे देखकर सुस्मिता जी एक ठंडी आह भरकर रह जाती कि काश ये लड़की मानसिक रूप से पूरी तरह ठीक होती तो उनके बेटे की जिंदगी कितनी संतुष्ट और खुशहाल होती। अब सुस्मिता जी को खुद पर गुस्सा आने लगा था कि उन्होंने लालच में आकर अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन वे क्या करती? जब उन्हें दौलत हासिल करने का शॉर्टकट रास्ता मिला था तो वे इसे कैसे नज़रअंदाज कर सकती थीं। वैसे भी अमन के अलावा उनके 3 और भी बच्चे थे। अपनी जवान होती बेटी को देखकर वे बेचैन रहती थीं। कल को उसकी भी शादी करनी थी। उसका दहेज भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार देना था और उससे पहले उसकी शिक्षा का सिलसिला भी था। ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। फिर छोटे दोनों बेटों के भविष्य के बारे में भी सोचना था। वे हमेशा चिंतित रहती। अमन की शिक्षा का सिलसिला तो उसके पापा की वजह से पूरा हुआ था और वो खुद भी छोटे मोटे ट्यूशन पढ़ाकर अपने निजी खर्चे पूरे कर लेता था। लेकिन अब उसकी अकेले की कमाई में गुजारा मुश्किल था। आज जब अमन घर आया तो बहुत उदास लग रहा था। इतना थका हुआ तो वो पहले कभी नहीं दिखा था। जब वो रात देर तक ट्यूशन पढ़ाकर घर लौटता था, जितनी गहरी उदासी उसकी आंखों में अब झलक रही थी, पहले वैसी नहीं होती थी। ऊपर से अक्सर रिश्तेदार और मोहल्ले के लोग भी उनका मजाक उड़ाते थे कि उन्होंने अपने बेटे की कीमत लगाई है, वरना खुशबू जैसी पागल लड़की के साथ कौन अपने बेटे की शादी करता है, उसे कौन ब्याहता। निश्चित रूप से ये सब लालच की वजह से हुआ है।
ऐसी बातें सुन सुनकर वो गुस्से से जलता रहता था। खैर यूं ही समय बीतता जा रहा था और अब खुशबू 18 साल की हो गई थी और कानूनी रूप से सारी जायदाद उसके नाम हो गई थी। क्योंकि अमन ही उसका अभिभावक था, इसलिए सारी जायदाद और पैसे की देखभाल भी अमन को ही करनी थी। अब जब अमन के हाथ सब कुछ आ गया था तो वो सोच में पड़ गया कि आगे क्या करे। उसकी माँ ने बातों बातों में उसे कहा कि वो ये सारी जायदाद अपने नाम करवा ले, अपनी बीवी से दस्तखत करवा ले और उसे अपनी जिंदगी से निकाल दे और दूसरी शादी कर ले। अमन पहले इन बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता, लेकिन अब जब इस बात से काफी समय बीत गया तो सुष्मिता जी फिर से अमन के पास आई थी। वो कहने लगी, तुम कब तक यूं ही सारी जिंदगी गुजारोगे? मैं भी चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, अपनी शादीशुदा जिंदगी को पूरी तरह जियो। तुम्हारे भी बच्चे हों और मैं भी उन्हें अपनी गोद में खिलाऊं, मगर लगता है कि मुझे अपनी ये इच्छा लेकर आखिर में मर ही जाना है। अमन ने गंभीर नज़र उन पर डाली, फिर कहने लगा, अगर भगवान ने चाहा तो सब बेहतर हो जाएगा। इस बार सुष्मिता जी थोड़ा झुंझला गई, कहने लगी, मगर तुम चाहते क्या हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने क्या करना है? तुम तो कहते थे कि कल को तुम दूसरी शादी कर लोगे और दौलत हाथ आते ही उसे छोड़ दोगे, और अब क्या हुआ है? अमन ने उन्हें गहरी नज़रों से देखा और कहने लगा, मम्मी आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? आप खुद एक बेटी की माँ हैं और बेटी की माँ होकर दूसरे की बेटी के बारे में इस तरह की बात करना, ऐसा सोचना क्या आपको शोभा देता है? सुष्मिता जी बेटे की ये बात सुनकर नज़र चुरा गईं। अमन कहने लगा, हाँ मैंने लालच में आकर उससे शादी की थी। मेरा पहले इरादा यही था कि मैं दूसरी शादी करूँगा, अपनी ज़िंदगी संवार लूँगा और इस पागल के साथ सारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगा। मगर अब मेरा इरादा बदल चुका है। मुझे एहसास हो गया है कि वो भी किसी की बेटी है, बल्कि वो तो एक अनाथ है। हम उस अनाथ के साथ ज्यादती करके भगवान के कहर को कैसे भुला सकते हैं? मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूँगा। आपने ही तो कहा था कि इलाज और प्यार मोहब्बत से वो ठीक हो जाएगी, नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारने लगेगी। अपनी माँ बाप की मौत से पहले तक वो ठीक थी और उनकी मौत के बाद से उसे गहरा सदमा पहुँचा है, अमन ने कहा। और ऊपर से उसके इलाज का सिलसिला भी रुक गया था, जिसकी वजह से वो फिर से उसी हालत में पहुँच गई है। मगर अब मैं फिर से उसका इलाज शुरू करवाऊँगा और भगवान से दुआ करूंगा कि वो उसे सेहत दे। अगर मेरे भगवान ने मेरी किस्मत में शादीशुदा ज़िंदगी की खुशियाँ लिखी हैं तो वो मुझे खुशबू से ही मिलेंगी, और अगर औलाद लिखी है तो वो भी खुशबू से ही हो जाएगी। मैं यूं उस पर जुल्म नहीं कर सकता। अमन की ये बात सुनकर सुष्मिता जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा मैं इतनी संगदिल नहीं हूँ, मैं एक बेटी की माँ हूँ और माएँ कभी भी संगदिल नहीं होती। मैं बस तुम्हारे लिए ये बात कह रही थी, तुम्हारी उदासी और परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती। अमन ने कहा, आप चिंता मत करें, भगवान से अच्छे की दुआ करें, सब ठीक हो जाएगा। सुष्मिता जी उसे दुआएं देती हुई वहां से उठ गईं। उसके बाद अमन ने अपना कहा सच कर दिखाया। वो खुशबू का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगा। वो अपने हाथों से उसके बाल संवारता, उसे घुमाने फिराने ले जाता और उसके साथ मीठी मीठी प्यार भरी बातें करता। धीरे धीरे खुशबू का व्यवहार अब बदलने लगा था और वो हंसने मुस्कुराने लगी थी, पहले की तुलना में खुश दिखने लगी थी। और तब उसने चीखना चिल्लाना भी काफी कम कर दिया था। अब उसकी भावनाएं भी अंदर ही अंदर कहीं जगने लगी थीं। अमन को इस बात का अंदाजा उस दिन हुआ जब वो खुशबू के लिए खूबसूरत सी नाइटी लेकर आया था। उसने वो नाइटी उसे देकर कहा, तुम ये पहनकर मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें इस ड्रेस में देखना चाहता हूँ। खुशबू जब वो पहनकर बाहर आई तो अमन की नज़रों को अपने ऊपर महसूस करके शर्म से लाल हो रही थी। वो भी अमन की नज़रों का मतलब शायद अब समझने लगी थी, और अमन तो उसे देखकर देखता ही रह गया था। उसकी खूबसूरती, उसका हुस्न जैसे इस नाइटी में उभर कर सामने आ गया था। अमन उसे देखकर बेखुद हो गया और बेखुदी में वो उसकी तरफ बढ़ा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। लेकिन अमन भूल गया था कि खुशबू अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। जब वो हद से आगे बढ़ने लगा तो खुशबू फिर से चीखने चिल्लाने लगी। वो उसके कंधे पर अपने दांत गड़ा गई थी। तभी अमन को इस बात का एहसास हुआ कि खुशबू अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। उसे इतनी जल्दी खुशबू से शादीशुदा रिश्ते को बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अभी भी मानसिक रूप से इन सब बातों को स्वीकार नहीं कर पाई थी। अब वो फिर से अमन को देखकर डरने लगी थी और उसे देखकर घर के कोनों खुदरों में छिपने की कोशिश करती। जब अमन उससे जबरदस्ती बात करने की कोशिश करता, उसे अपने पास बुलाता, तो वो चीखने चिल्लाने लगती। अमन इन सारी स्थिति से बहुत परेशान था कि क्या करे। धीरे धीरे उसने खुशबू से दूरी बनानी शुरू कर दी, मगर वो उसका ख्याल रख रहा था।
उसने फिर से खुशबू को छूने की कोशिश नहीं की थी, और ऐसे में जब वो उसे अपने आप से बेखबर दिखती तो वो उसे देखकर पागल होने लगता था, और तब वो बड़ी मुश्किलों से अपने जज्बात पर काबू पाता था। इस समय अमन थकने लगा था। अब उसे लगने लगा था कि सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी, और वो सारी जिंदगी इन शादीशुदा खुशियों के लिए तरसता रहेगा। ऐसे में अमन की माँ थी जो उसकी हिम्मत बनाए रखती। वो कहती कि ये बच्ची एक ना एक दिन जरूर ठीक हो जाएगी, और तुम दोनों भी एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकोगे। अमन उसका नियमित रूप से इलाज करवा रहा था। वो अपने हाथों से उसे दवाएं खिलाता। घर के सभी लोग खुशबू के साथ अच्छे से पेश आते थे। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद अब खुशबू नॉर्मल लोगों की तरह रहने लगी थी। न सिर्फ वो सुष्मिता जी के मना करने के बावजूद भी घर के कामों में उनकी मदद करती, बल्कि उनके साथ छोटी मोटी बातें भी करने लगी थी और उनके साथ वक्त बिताती। घर में काम करने के लिए नौकर थे, मगर इसके बावजूद भी खुशबू को अपने हाथ से खाना बनाना अच्छा लगता था। उस दिन के बाद से अमन ने फिर से उसकी तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाया था। वैसे भी उसके भाई बहन बड़े हो रहे थे, और वो नहीं चाहता था कि उनके और खुशबू के बीच के रिश्ते के बारे में उसके छोटे भाई बहनों को कुछ पता चले और वे उनके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोचें। इसी वजह से वो अपने जज्बात पर मुश्किल से काबू किए हुए था। मगर आज जब वो कमरे में आया तो खुशबू पूरी तरह तैयार थी। खूबसूरत सा लाल रंग का फ्रॉक पहन रखा था और चेहरे पर हल्का फुल्का मेकअप भी किया हुआ था। बाल खोलकर उसने अपने पीठ पर बिखेरे हुए थे। ऐसे में वो किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। अमन ने उसे देखा तो देखता ही रह गया था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि खुशबू इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। वो अमन को देखकर शर्माने लगी और फिर उसे लेकर सोफे पर बैठ गई। उसने कहा, मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे आपसे किसी तरह का कोई शिकवा नहीं है, बल्कि मैं तो शुक्रिया करती हूँ कि आप जैसा अच्छा इंसान मेरी ज़िंदगी में आया और मेरी ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। अगर आप मेरा ख्याल न रखते, मेरा इलाज न करवाते, तो आज मैं कभी भी नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारने के काबिल न रहती। उसकी बातें सुनकर अमन बेहोश होते होते बचा था। वो खुशबू से कभी भी इतनी समझदारी की बातों की उम्मीद नहीं कर सकता था। उसके चेहरे पर छाई हैरानी देखकर खुशबू हंस पड़ी और कहने लगी, क्या आपको यकीन नहीं हो रहा कि मैं ठीक हो गई हूँ? अमन ने बेख्याली में सिर हिलाया तो वो फिर से हंस पड़ी। वो देखने में पूरी तरह नॉर्मल लग रही थी, मगर फिर भी अमन उसके करीब जाने से हिचकिचा रहा था। उसे इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि खुशबू फिर से चीखने चिल्लाने लगे और घर में लोगों को उसकी आवाज़ सुनाई दे। तभी वो कदम बढ़ाने से पीछे हट रहा था, मगर खुशबू ने उसके और उसके बीच की सभी हदों को तोड़ दिया था, सभी दूरियों को मिटा दिया। खुद ही अमन की बाहों में समा गई और उसके सीने से लगकर रोने लगी। कहने लगी, अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाता। वो जायदाद अपने नाम करवा लेता और मुझे घर से निकाल कर दूसरी शादी कर लेता, या फिर मुझे मरवा कर रास्ते से हटा देता। मगर आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं आपकी अच्छाइयों की वजह से आपसे प्यार करने लगी हूँ। ये सब बातें अमन के लिए अजीब थीं। उसे ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था। ऊपर से खुशबू का उसके लिए प्यार का इजहार। वो तो खुशी के मारे बेहोश होते होते बचा था। तब खुशबू ने शर्माते हुए इकरार किया कि मैं अब सच में आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मुझे इस बात का एहसास है कि मैंने अनजाने में आपके साथ बहुत ज्यादती की है, मगर अब मैं आपको और तकलीफ देना नहीं चाहती। ये कहकर खुशबू ने अपना आप अमन के हवाले कर दिया था। अमन ने भी बेकरारी से खुशबू को अपनी बाहों में समेट लिया था और खुशबू पर अपने प्यार की बारिशें करने लगा था। इन पलों के लिए वो कब से तरस रहा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उनके बीच की सारी दूरियां मिटती जा रही थीं। रात बीतती जा रही थी और वे दोनों प्यार की बारिश में भीगते जा रहे थे। और फिर जब उनकी आँख खुली तो ये उनके लिए खुशनुमा सुबह थी। खुशबू और मोहब्बत ने दोनों का स्वागत किया और अपनी गोद में समेट लिया। अमन आज बहुत खुश और निखरा निखरा लग रहा था। जितना उसने सब्र किया था, अपने दिल को मारा था, आज उसे अपने सब्र का इनाम मिल गया था और आज वो अपनी खुशकिस्मती पर गर्व महसूस कर रहा था। वो भगवान का जितना शुक्र अदा करता उतना कम था कि उसने उसे इतना दिया था। जब दोनों सुबह बाहर कमरे से निकल कर आए थे तो दोनों के चेहरे पर फैली खुशियों को देखकर सुष्मिता जी समझ गई थीं कि आज उनके बेटे की जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दे दी है, और उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद दिया था कि उनकी ज़िंदगी में कभी कोई गम ना आए। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी खुशबू और अमन के नाम। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना
रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अपने नाम की स्टोरी लिखवाने के लिए आप अपने नाम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देना। मैं आप लोगों के नाम की स्टोरी लेकर भी ज़रूर आऊँगी।